हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस। जैसे कि मैं पता है जो ऑफिंग्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में एन गैमेट आपस में फ्यूज़ करके 2n बनाते हैं और जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो दो गैमेट्स यहाँ पर फ्यूज़ होके बने हैं वो टू हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के आपस में मिलने पर वो डिप्लॉइड सेल बन जाती है। जो ये गैमेट्स है जो कि पहले कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। आफ्टर द स्पेशलाइजेशन, जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं, आफ्टर दैट स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, जिसमें दो हेप्लॉइड सेल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड सेल बन जाती हैं। तो ये जो हेप्लॉइड सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक्चुअली में ये कैसे फॉर्म होती है, तो हेप्लॉइड सेल बाय द मियोसिस से फॉर्म होती है। और मियोसिस क्या, एक ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है या फिर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और उससे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। जैसे कि इसके प्रीवियस आपने माइटोसिस में पढ़ा था। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स 2n है तो नेक्स्ट सेल में भी क्रोमोसोम्स 2n ही होंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर क्रोमोसोम्स यहाँ पे 46 है तो जो दो न्यू सेल्स बनेंगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे इन केस ऑफ माइटोसिस। बट मियोसिस के केस में जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। अगर 46 है तो इन द लास्ट जो भी सेल्स बनेंगी उसमें 23 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे। यानी कि अगर 2n है तो वो आगे जाकर n और n में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये, और ऑल्सो जैसे आपने देखा कि क्रोमोसोम क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, कम हो गए, तो इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीज़न भी बोला जाता है। वो इक्वेशनल डिवीज़न था जहाँ पे इक्वल रहते हैं। माइटोसिस के केस में ये कैसे रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। सो स्पेशल टाइप ऑफ डिवीज़न है जिसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं और हेप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो डिवीज़न मैंने भी आपको बताया ये मियोसिस डिवीज़न होता है। एंड मियोसिस डिवीज़न के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल का जो हेप्लॉइड फेज़ है, हेप्लॉइड फेज दैट मीन्स जो गैमेट के फॉर्म में जब बनता है, जो हेप्लॉइड फेज़ है और वो मियोसिस के थ्रू बनता है। एंड आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये जो गैमेट्स बने हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर एक डिप्लॉइड फेज बनाते हैं। और जो गैमेटोजेनेसिस है, जैसे कि आपने प्रीवियस लेसन्स में भी देखा होगा जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस भी देखा था हमने। तो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, प्लांट है हो या एनिमल हो, दोनों में ही मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू गैमेटोजेनेसिस होते हैं। मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस, आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे क्लास 12th में, तो वहाँ पे आप गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो मियोसिस से स्टार्ट होती है और मियोसिस के थ्रू वहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आगे जाकर हैप्लॉइड गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है। सो ये अब यहाँ पे बताने वाले हैं कि की फीचर्स, क्या की फीचर्स होते हैं मियोसिस के। पहला की फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे होने वाले, फर्स्ट जो मियोसिस है इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती है। 2 साइकिल्स हैं जो एक साथ यहाँ पर रन होती हैं, पहले एक के बाद एक वो रन होती है सीक्वेंस में। पहला क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट, पहले मियोसिस फर्स्ट होती है, देन मियोसिस सेकेंड। ठीक है, पहले मियोसिस फर्स्ट होगी देन मियोसिस सेकेंड। लेकिन एक जो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है वो एक ही बार होता है। वो मियोसिस फर्स्ट जब स्टार्ट होगी तो उसके पहले डीएनए रेप्लिकेट होता रहेगा, हो जाएगा, और जब मियोसिस फर्स्ट सेकंड जाती है तो नेक्स्ट मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, लेकिन जो ये साइकिल है वो 2 सीक्वेंस में होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। नेक्स्ट, जब ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, तब जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट कहते हैं। पेरेंटल क्रोमोसोम्स सिस्टर या आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सिस्टर एंड आइडेंटिकल जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो एस फेज़ में, एट द एस फेज़ जो सिस्टर क्रोमेटिन से वो बन जाते हैं और वो आपस में अटैच हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके, दिखाऊंगी भी कि पेरेंटल क्रोमोसोम्स किस तरीके से कंडेंस होकर प्रॉपर क्लियर दिखाई देने लगते हैं, और जो उनमें आइडेंटिकल होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिन्स होती है वो आपस में अटैच हो जाती हैं। तो ये अभी आप देखेंगे। ऑल्सो नेक्स्ट जो पेयरिंग हुई है, जो क्रोमोसोम्स की यहाँ पेयरिंग हुई है उसमें
होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये अभी आपको पता चलेगा, लेकिन जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड इन द लास्ट 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं इन द लास्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि मेन पॉइंट है जो आपको पूरी मियोसिस की प्रोसेस में होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे इवेंट्स बताए गए हैं कि मियोसिस के कौन कौन से इवेंट कौन कौन से फेज़ होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था 2 फेज़ होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में फेज़ वही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बस उसके आगे आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है, प्रोफेज फर्स्ट, मियोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। तो ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया गया कि इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से मियोसिस की जो प्रोसेस है उसके की पॉइंट्स क्या है और मियोसिस किस तरीके से होती है। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस फर्स्ट को। सो मियोसिस फर्स्ट क्या कैसी प्रोसेस है और ये किस तरीके से कंप्लीट होती है। सो प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का पहला जो फेज़ है दैट इज़ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न है। पहले माइटोटिक डिवीज़न का पहला फेज़ है ये, जो बहुत टिपिकली लॉन्गर होता है, बहुत लॉन्ग है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन ऑफ मियोसिस ऑफ माइटोसिस। हमने माइटोसिस में भी देखा है कि माइटोसिस में जो प्रोफेज़ है वो आपने देखी थी, जहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया था कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और कंडेंस होते होते जो हमें क्रोमेटिन्स हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, वो बहुत क्लियरली क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आपको दिखने लगते हैं, राइट। एंड बहुत सिंपल फिनोमिनन था इन केस ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ पर क्या है, मियोसिस है। मियोसिस के केस में ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, थोड़ा सा लॉन्ग और ऑल्सो एक कॉम्प्लेक्स टाइप है या फिर कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, जो कि आगे जाकर बहुत सारे कुछ फेजेस हैं उसमें फर्दर सब डिवाइडेड है, जो कि 5 फेज यहाँ पर आपको बताए गए हैं। फर्स्ट लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, दीज आर द फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो जैसे आपको पहले बताया गया कि अगर अक्सर पूछा जाता है प्रोफेज फर्स्ट, जो प्रोफेज है ऑफ माइटोसिस और प्रोफेज फर्स्ट है ऑफ मियोसिस फर्स्ट, इनके बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है? तो येस ऑफ कोर्स आपको याद रखना है कि जो प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस। एंड ऑल्सो प्रोफेज फर्स्ट में बहुत सारे सब डिविजनल फेजेस भी होते हैं, सब डिविजनल फेज वहाँ मौजूद है, जो कि 5 फेज यहाँ पर मौजूद है। और वो कहाँ पर नहीं होते? माइटोसिस में ये फेज़ नहीं थे, जो आप प्रीवियस अभी पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट हम एक एक फेज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ड्यूरिंग लैप्टोटीन, जो लैप्टोटीन फेज स्टेज होती है वहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रॉपर विजुअली दिखाई देने लगते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। बहुत लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप बहुत नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स हैं उनको देख सकते हैं। एंड ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे कंटिन्यूसली और कॉम्पैक्ट होते जाते हैं और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और प्रॉपर क्रोमोसोम्स हमें इन द फर्स्ट स्टेज लैप्टोटीन में प्रॉपर दिखाई देता है। सो लैप्टोटीन वैसे तो बहुत छोटा है और बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जहाँ पर आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होते हुए दिखाई देंगे और प्रॉपर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। दैट्स द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है प्रोफेज की, दैट इज जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वो पेयर कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये कैसा रिडक्शनल डिवीज़न है और रिडक्शनल डिवीज़न के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक मेल पेरेंट से होता है और एक फीमेल पेरेंट से होता है। फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, इसमें कुछ कंडेंस क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और ये क्रोमोसोम्स जब क्लियर दिखने लगेंगे हमें बहुत विजिबली, तो ये कैसे होते हैं? एक मेल पेरेंट्स से आता है, दूसरा फीमेल पेरेंट्स से। और जो मेल पेरेंट्स में आता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, जो फीमेल पेरेंट्स से आता है उनके भी कैरेक्टर्स आपस में सेम होते हैं। तो इस तरीके से जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयरिंग बना लेते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है, सिस्टर क्रोमोसोम्स, वो आपस में अटैच हो जाते हैं। और वो क्यों अटैच हो जाते हैं? बिकॉज
कुछ क्रोमोसोम्स मेल से आते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं। जो मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सिस्टर क्रोमेटिन या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सिस्टर क्रोमेटिन्स आपस में अटैच जाते हैं, और जो प्रोसेस ये होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। अब ये जो सिनेप्सिस यहाँ पर हुई है, इसमें जो ईच पेयर, अब ये जो हर पेयर बनेगा, एक पेयर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अभी जैसे ऊपर आपने कीवर्ड्स में देखा भी था, वहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया था। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि जब सिस्टर क्रोमेटिन्स जो कि मेल से आए हुए या फीमेल से, अगर फीमेल से आए हुए क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो सिस्टर क्रोमेटिन्स आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। वैसे ही जो मेल से आए हुए क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में अटैच होकर, उनके सिस्टर क्रोमेटिन्स आपस में अटैच होकर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू अगर हम इन्हें इंडिकेट्स करें तो क्रोमोसोम सिनेप्सिस एक का फॉर्मेशन होना, यानी सिनेप्सिस के थ्रू जो क्रोमोसोम्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन, एक उनके फॉर्मेशन के बाद एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। उनके फॉर्मेशन से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहाँ पर आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिनेप्सिस के थ्रू बनता है, सिनेप्सिस की प्रोसेस वहाँ पे होती है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, तो इसे सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है हमारे पास पेयर्ड में होती है, सिनेप्सिस के जो पेयर हुए हैं वो कैसे होते हैं, बाईवैलेंट होते हैं। बाईवैलेंट अगर आपको ये दिखाई देंगे दो इस तरीके से और यहाँ पर दो, तो ये बाईवैलेंट होते हैं। बाईवैलेंट स्ट्रक्चर, दो आपको अपर साइड में दिखाई दे रहे हैं, दो आपको लोअर साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर द बाईवैलेंट स्ट्रक्चर। और टेट्राड भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ टोटल इसमें 4 पॉइंट्स, आपको 4 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 4 आर्म्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये बाईवैलेंट और टेट्राड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड ये और ज़्यादा मोर क्लियरली या विजुअली आपको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हम देख सकेंगे इन द नेक्स्ट स्टेज, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पैक्टिन स्टेज। पैक्टिन स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ मियोसिस। अभी तक आपने जो 2 स्टेज देखी जो कि पहले रिलेटेड थी, दैट इज़ जाइगोटिन और नेक्स्ट इज़ लैप्टोटिन और जाइगोटिन जो आपने देखा है, ये दोनों ही बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, स्टेजेस बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं और जल्दी से जो नेक्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट हमने, अगर मैं वापस आपको बता दूं कि लैप्टोटिन में क्या होता है, सिर्फ क्रोमोसोम्स कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, आपको प्रॉपर माइक्रोस्कोप से वो दिखना, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से उनसे भी वो दिखना स्टार्ट करने लगते हैं। जाइगोटिन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम प्रॉपर कंडेंस होने लग जाते हैं, जिससे जो सिस्टर क्रोमेटिन्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट सिस्टर क्रोमेटिन्स आपस में अटैच होकर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को फॉर्म कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं, बाईवैलेंट होते हैं, ऑल्सो टेट्राड भी होते हैं। 4 स्टेज, 4 आपको आर्म्स यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो स्टेज यहाँ पर स्टार्ट होती है, दैट इज यहाँ पर पैक्टिन स्टेज स्टार्ट होती है। इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो आपको बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे थे, अब वो नाउ क्लियरली, बहुत क्लियरली, अब आपको बहुत साफ, बहुत क्लियरली दिखाई देंगे। वैसे तो बन गए थे उसके प्रीवियस ही जाइगोटिन स्टेज में, बट वो अब और ज़्यादा क्लियरली विजुअली हमें दिखाई देते हैं। इस स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये है कि यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स दिखाई देंगे। रिकॉम्बिनेटेड नोड्यूल्स क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स, एक ये क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद है और एक ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के थोड़ा सा पास पास आ जाते हैं, बहुत क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट साइट बन जाता है, जिस रिकॉम्बिनेंट साइट पर वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फिक्स जैसे हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ, एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना, एक ये स्ट्रक्चर और एक दूसरा स्ट्रक्चर इसके पास कुछ इस तरीके से आकर अटैच हो जाता है। तो अगर आप ये देखो तो ये प्रॉपर अटैच नहीं हुआ है, अटैच इन द सेंस कि अभी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट साइड बन जाती है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बन जाते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो साइड है ये इस प्रीवियस वाले से थोड़ा सा क्लोज है, पास है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो ये वाला साइड है इस क्रोमोसोम्स का, ये इस वाले क्रोमोसोम्स के साइड से अटैच हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स में ही यही वो साइड्स हैं जहाँ पर आप आगे आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये साइड्स है, वहाँ पर
क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर जो होगी वो किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसमें आपको क्रॉसिंग ओवर होती हुई दिखाई देगी। क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ तो जैसे पहले हमारे पास ये एक क्रोमोसोम्स था, मैं काम कर रही हूँ इसे मैं कलर इन द सेंस इसे फिल कर ले रहे हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है, ऐसा जस्ट फॉर समझाने के लिए। और एक दूसरा क्रोमोसोम्स है जिसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, तो पहले ये क्रोमोसोम्स था, अब ये क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स आएगा और इस वाले के साथ थोड़ा सा अटैच हो जाता है और ये इसके साथ इस तरीके से अटैच हो गया, तो ये जो साइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है दैट्स कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, और इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में आगे जाके आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगी। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि एक तो ये पहले ऐसे था ही, और एक आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता, कलर दिखाई दे रहा था, है ना, इतना कलर था, और ये ऐसे। अब ये क्या होगा, बिकॉज ये इस अटैच हो गए, ये यहाँ पर आपको अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो नॉन कलर वाले का आ जाएगा, जैसे ये आपको ये नॉन कलर वाला था, ये जो नॉन कलर वाला इस कलर वाले से अटैच हुआ है, तो ये जो यहाँ पर नॉन कलर वाले के साथ साथ एक कलर वाला भी आपको अटैच होते हुए दिखाई देगा, और ऑल्सो जो ये नॉन कलर था, जैसे पहले कोई कलर नहीं थे, अब आपको वहाँ पर थोड़ा सा कलर वाला पोर्शन भी दिखाई देगा, ठीक है, मेरी बात समझ में, जिसके पहले यहाँ पर कोई कलर नहीं था, ये मैं समझाने के लिए बताया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो वो समझ में आएगा कि पहले जैसे मैंने इसको कलर कर दिया, फॉर एग्जांपल इतना मैंने कलर कर दिया पहले, और इस वाले में पहले कोई कलर नहीं था, लेकिन जब वो दोनों रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं तो उससे जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर दैट मीन्स इसके कुछ पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एंड यहाँ पर तो सारी चीज़ें कलर थी, नॉन कलर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉन कलर प्रोसेस भी दिखाई दे रही है। ये ही जो प्रोसेस यहाँ पर हुई उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इस क्रॉसिंग ओवर में जो जेनेटिक मटीरियल्स हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सचेंज हो जाती है, बिकॉज इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ यहाँ पर आ गया है, और वैसे ही जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जिसमें और ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन्स हैं, जैसे आपने अभी देखा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन्स हैं उनमें चेंज हो जाता है, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि जो होमोलॉगस होंगे वो आपस में अटैच होंगे, है ना, होमोलॉगस आपस में अटैच हो जाते हैं, तो ये दोनों आपस में अटैच नहीं है, मे बी ये मेल का है, ये फीमेल का है, मेल, ठीक है, मेल का है, फीमेल का है, तो जो होमोलॉगस थे वो आपस में अटैच है, लेकिन अब आपने जो रिकॉम्बिनेंट की प्रोसेस देखी वो दो नॉन होमोलॉगस में होता है, ये अलग है, ये अलग है, एक मेल का है फीमेल का, लेकिन फीमेल से आने हुए क्रोमोसोम्स का है, बट अब ये क्या हो गया, ये आपस में दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है वो कंबाइन हो जाते हैं और एक दूसरे में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इस क्रॉसिंग ओवर को होने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियस पे आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रही होती हैं वो सारी प्रोसेसेस इस प्रोसेस किसी ना किसी एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज़ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, एंड ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को लीड करता है ताकि रिकॉम्बिनेशन हो जेनेटिक मटेरियल का, टू क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन हो जाए। रिकॉम्बिनेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंड पे अटैच हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, जब से क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाएगी तो वो अपने अपने क्रोमोसोम्स जो लिंकेज हुई है उस साइड से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर अलग नहीं होंगे। अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी मैं कि जिस तरीके से वो दूर बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं, जैसे प्रोसेस खत्म होती है तो यस वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से दूर आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ साइड्स होती है वो उससे थोड़े बहुत अटैच रहते हैं थोड़ा सा, बाकी जो ओवरऑल पोर्शन है वो आपको ये दूर दिखाई देगा, लेकिन जो मेन जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट साइड था वो थोड़ा सा अटैच रहता है। नेक्स्ट अभी मैं आपको ये सारे फेज दिखाऊंगी। नेक्स्ट इसके बाद जो अब कौन सी फेज आएगी, फोर्थ फेज दैट इज डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनोप्टियल कॉम्प्लेक्स बना था, एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना था वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है, डिसोल्यूशन होने लगता है उसका वो, और जो जो यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बने थे जिनका बायवैलेंट नेचर था वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते चले जाते, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे क्रॉसिंग ओवर खत्म होगी तो वो एक दूसरे से दूर एसोसिएट होते रहते हैं, बट जो रिकॉम्बिनेंट साइड है वो अटैच रहती है
और बाकी जितना भी क्रोमोसोमल एरिया है वो दूर होने लगता है। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे एक्स शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसे कास्मेटा यहाँ पे बोला जाता है। कास्मेटा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें एक क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से और एक दूसरे क्रोमोसोम्स यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ये रिकॉम्बिनेंट साइड से वो भी बहुत थोड़ी कम जगह से अटैच होते हैं, अदरवाइज बाकी सब बाइवेलेंट स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। और इस साइड जो यहाँ पर बनता है वो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कास्मेटा बोलते हैं। जो ऊ साइड्स, बहुत सारे ऐसे ऊ साइड्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के, जिनमें जो डिप्लॉइड ये डिप्लोटीन स्टेज है वो बहुत टाइम तक रहती है, कुछ मंथ तक या कुछ ईयर्स तक भी आपको ये स्टेज दिखाई देती है। आफ्टर द फाइनल स्टेज, जो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट का जो फाइनल स्टेज है उसे डाइकाइनेसिस बोलते हैं। डाइकाइनेसिस में बेसिकली होता है क्या है, जो कास्मेटा होते हैं वो टर्मिनेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टर्मिनेट होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं कास्मेटा। दैट मीन्स एक एक्स शेप स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो दो हमने अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर देखे थे वो आपस में एक एक्स शेप स्ट्रक्चर में लगे हुए होते हैं। अब ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर मार्क या पर्टिकुलर टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इस फेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं। एंड अब जो स्पिंडल फाइबर्स आपको अपीयर होते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज जो स्पिंडल फाइबर अपीयर होंगे एंड वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करना स्टार्ट करने वाले होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये स्टेज खत्म हो जाती है और बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, दैट मीन डाइकाइनेसिस में क्या होगा, डाइकाइनेसिस में जो कास्मेटा होता है वो अब धीरे धीरे फुल्ली कंडेंस हो चुका है और वो अब स्पिंडल फाइबर्स का जनरेशन करने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अगर जनरेट हो गए तो वो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को अलग करेंगे एंड एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस के एंड तक जो न्यूक्लियर एनवलप वहाँ पर मौजूद है और जो न्यूक्लियोलस मौजूद है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और अब कोई भी न्यूक्लियस एनवलप आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देता। और ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक आपको प्रोफेज फर्स्ट की प्रोसेस दिखेगी। इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगी दैट इज़ मेटाफेज। सो प्रोफेज फर्स्ट जब ऐसे स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आपको कुछ क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स मौजूद है जिसमें क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट से आते हैं कुछ क्रोमोसोम और कुछ क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आएंगे। आफ्टर द प्रोसेस जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे ये कंडेंस होकर आपने देखा कि जो होमोलॉगस है, जो सिस्टर क्रोमेटिन्स है जिनके कैरेक्टर्स मैच होते हैं, वो एक साथ आकर इस तरीके के होमोलॉगस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब नेक्स्ट स्टेज आएगी, फर्स्ट स्टेज लैप्टोटीन, जिसमें बहुत क्लियरली ये क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास पैक्टिंग स्टेज में ये बहुत क्लियर एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। और ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन से, आपको जो ये रेड एंड ब्लू दिखाई दे रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिन से, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस आती है। इस तरीके से अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, एंड इसी प्रोसेस में आपको जब ये सेपरेट होंगे तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ पे होते हुए दिखाई देगी, जिसमें जेनेटिक मटेरियल दूर हो जाता है। अब डाइकाइनेसिस की प्रोसेस को दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स, आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड एंड ब्लू एंड रेड का एक्सचेंज हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस वहाँ पर हो चुकी है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रॉपर अलग हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होगा। मेटाफेज फर्स्ट जैसे प्रीवियस आपने मेटाफेज पढ़ा है, मेटाफेज ऑफ माइटोटिक, वैसे ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिवीज़न कोई चेंज नहीं है। जिसमें बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट जो वहाँ पर मौजूद है, इक्वेटोरियल टोरल प्लेट जो बीच सेंटर में मौजूद होती है, वहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं और जो डिफरेंट पोल्स के स्पिंडल फाइबर्स हैं वो होमोलॉगस पेयर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटाफेज फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये अलाइन हो गए हैं। बीच में जो हमारी इक्वेटोरियल प्लेट है, इस इक्वेटोरियल प्लेट से वो अटैच हो जाते हैं और बीच में अलाइन हो जाते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मेटाफेज फर्स्ट पहले की जैसी ही है। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो वहाँ पर अटैच हैं अब वो धीरे धीरे सेपरेट होते जाते हैं और जो दो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के से अलग हो जाएंगे विद देयर सेंटोमियर, उनके सेंटोमियर्स उनके साथ वहाँ पर अलग हो जाते हैं। जो होमोलॉगस आपको अभी दिखाया मैंने जो कि इक्वेटोरियल प्लेट पर अटैच है वो धीरे धीरे यहाँ पर अलग हो जाएंगे।
सो ये मेटाफेज फर्स्ट अभी हमने देखी, और मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट स्टार्ट होगी। और जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन जो सिस्टर क्रोमेटिन्स थे अब वो क्या हो गया, अलग हो चुके हैं, और उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से दो अपोजिट पोल्स तो बिल्कुल जाएंगे, वो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो उसमें रंग कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वो क्यों, क्रोमोसोम्स उनमें एक्सचेंज आते हैं, जेनेटिक मटेरियल वहाँ पर एक्सचेंज आते हैं। और जब ये सो एनाफेज आपने देखा कि एनाफेज में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो कि इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर अटैच हो चुके थे अब वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट स्टेज इज टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जो कि पहले डिसअपियर हो गई थी वो अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस भी स्टार्ट होती है एंड एक डायड ऑफ सेल्स यानी 2 सेल्स यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखाई देंगी। अभी जो यहाँ पर सेल्स बनी है, क्रोमोसोम्स बने हैं, वो उनमें और ज़्यादा अभी डिप्रेशन होगा अभी, और वो अंडरगोज करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस होगी। अभी जो लास्ट स्टेज है, अभी जो फेज़ यहाँ पर स्टार्ट हुई है, अभी लास्ट स्टेज नहीं है, अभी 4 सेल्स इससे और बनेंगे, मतलब अभी 2 बने, 2 और सेल्स यहाँ पर बनेंगे, देन आपको प्रॉपर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर जो प्रोसेस अभी हुई है एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड, मतलब इस प्रोसेस के बाद, क्योंकि बेसिकली आपने माइटोसिस में देखा था कि साइटोकाइनेसिस के बाद वो वापस कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर जो प्रॉपर स्टेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एक्सट्रीमली कंडेंसेशन वाले इंटरफेज वाले स्टेज में वो अभी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों? बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जो के बीच का जो फेज़ होता है जिसे इंटरकाइनेसिस बोला जाता है, और ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे ही हमारा टेलोफेज फर्स्ट ख़त्म होगा जिसमें जब ये 2 अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं, और मूव करने के बाद वो उनका जो सेल है या साइटोप्लाज्म है वो अलग हो जाता है। आफ्टर दैट फॉर अ लॉन्ग वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए ये इस स्टेज में रुकती है एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी प्रोफेज फर्स्ट। तो जो ये बीच का गैप है बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के बीच का जो थोड़ा सा गैप होता है उसे इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। एंड इंटरकाइनेसिस के बाद हम प्रोफेज सेकेंड को पढ़ेंगे, एंड प्रोफेज सेकेंड इज़ मोर सिंपलर देन द प्रोफेज फर्स्ट। जैसे आपने अभी इसके पीछे प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा जहाँ पर पेप्टिन एंड जाइगोटिन सारी प्रोसेस आपने पढ़ी कि किस तरीके से होती है, उससे थोड़ा सा ईजी है प्रोफेज सेकेंड।